दोस्तों, मानव इतिहास का वो ऐतिहासिक दिन जब 19 जुलाई 1969 को अमेरिका ने वो कर दिखाया जिसकी उस वक्त में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में एक साइलेंट वॉर की वजह से ये सब संभव हो पाया। करोड़ों लोगों ने देखा जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। हालांकि उनका ये छोटा कदम था, लेकिन इंसानियत के लिए ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ा कदम था। क्या है पूरी स्टोरी आज बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है जुबेर, आप देख रहे हैं फैक्ट फॉर एक्ट। दोस्तों 1950 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कुछ हालात ठीक नहीं थे। उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसके चलते दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। स्पेस ट्रेवल में भी दोनों देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हुए थे। लेकिन 1957 में सोवियत यूनियन ने वो कर दिखाया जिसे देखकर अमेरिका भी दंग रह गया। उसने अपना पहला स्पेस क्राफ्ट स्पुतनिक नाम का स्पेस में भेज दिया, जिसे देखकर अमेरिका ने भी 1958 में अपना स्पेस क्राफ्ट स्पेस में भेजा। लेकिन अमेरिका उस चीज से उभरने ही लग रहा था। 1961 में सोवियत यूनियन ने फिर से अपना एक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजा, लेकिन इस बार वो खाली नहीं था, उसमें इंसान भी था। यानी कि सोवियत यूनियन ने पहला इंसान अपना स्पेस में भेज दिया। उनका नाम था यूरी गगारिन, जो स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन गए। ये चीज देखकर उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने नासा को कहा कि हम लोग क्या ऐसा गलत कर रहे हैं कि वो लोग हमें 2 बार पछाड़ चुके हैं स्पेस ट्रेवल में। उसके बाद उन्होंने नासा को कहा कि आपको जितनी फंडिंग चाहिए, जो चाहिए, मैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आप कुछ ऐसा मिशन कीजिए जिससे हम इन दोनों मिशन को जो सोवियत यूनियन कर चुका था उससे आगे निकल जाएं। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपने भाषण में ये बात कह दी थी 1961 में ही कि इस दशक के खत्म होने तक हम इंसान को चांद पर भेज देंगे। हालांकि उस वक्त लोगों को लगा कि ये चुनावी जुमलेबाजी है जो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये वो सच कर दिखाएंगे। नासा पर उनको इतना यकीन था। नासा ने 1961 के बाद ही टेस्टिंग शुरू कर दी थी मिशन मून के लिए। 1963 और 1967 के बीच में उन्होंने सारी की सारी तैयारियां जो करनी थी मून पर जाने के लिए, जितनी भी टेस्टिंग थी, रॉकेट्स की टेस्टिंग, स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग, बाकी एस्ट्रोनॉट्स की टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग वो कर चुके थे। इन सब टेस्टिंग के बाद फरवरी 1967 में पहला लॉन्च होना था, जिसको नाम दिया गया अपोलो 1। यानी कि वो इंसानों के साथ स्पेस में जाने के लिए, मून पर जाने के लिए पूरा का पूरा मिशन की तैयारी कर चुके थे। लेकिन जनवरी 1967 में ही कुछ ऐसा हादसा हो गया, स्पेस क्राफ्ट के केबिन में आग लग गई और उसमें टेस्टिंग में तीनों एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाने थे वो उसके अंदर ही थे। तीनों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद भी नासा रुकता नहीं है, वो उसके बाद भी लगातार टेस्टिंग करता जाता है। वो अपोलो 4, अपोलो 6 की भी लॉन्चिंग करता है, लेकिन वो इंसान के बिना ही लॉन्चिंग करता है। उसके बाद फाइनली अपोलो 7 को लॉन्च किया जाता है एस्ट्रोनॉट के साथ। वो मिशन कामयाब रहता है। उसके बाद अपोलो 9 और अपोलो 8 की लॉन्चिंग की जाती है, वो भी मिशन कामयाब रहते हैं। अपोलो 9 में लूनार मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है। लूनार मॉड्यूल वो स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा होता है जिसको एक्चुअल में मून पर लैंड करना था। अब नासा की आप यहाँ कंसिस्टेंसी देखिए, एक के बाद एक वो टेस्ट कर रहा था। बहुत जल्दी हर 2 महीने के अंदर टेस्टिंग हो रही थी। पहले रॉकेट की टेस्टिंग हो रही थी कि वहां तक पहुंच पाएगा या नहीं। उसके बाद ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचता है या नहीं। उसके बाद मून के ऑर्बिट तक वो पहुंचे। उसके बाद वो लूनार मॉड्यूल को उन्होंने प्रेजेंट किया कि वो मून पर उतर पाएगा या नहीं। बैक टू बैक ये टेस्ट नासा कर रहा था। सब टेस्ट सही होने के बाद फाइनली 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 को इस मिशन के लिए भेजा गया। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट को चुना गया। पहले थे कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे थे माइकल कॉलिंस जो कमांड मॉड्यूल के पायलट थे, तीसरे थे लाइनर मॉड्यूल के पायलट एडविन बज एल्ड्रिन। आपने एल्ड्रिन का और आर्मस्ट्रांग का तो नाम सुना होगा, लेकिन शायद माइकल कॉलिन का नाम नहीं सुना होगा। उसके बारे में बाद में बताऊंगा उनका नाम आपने क्यों नहीं सुना होगा। अपोलो 11 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहला होता है कमांड मॉड्यूल, दूसरा होता है ल्यूनर मॉड्यूल और तीसरा होता है सर्विस मॉड्यूल। अब ल्यूनर मॉड्यूल वो होता है जो एक्चुअल में चांद पर लैंड करना था। इसमें एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग को बैठना था। ये दोनों ही जाते चांद पर उस लूनर मॉड्यूल में बैठकर। बाकी कॉलिंस का काम था कमांड मॉड्यूल में रहकर चांद के ऑर्बिट में ही रहना, ताकि जब लूनर मॉड्यूल वहां से अपना काम निपटाकर वापस आता तो कमांड मॉड्यूल उसको कैच अप करके वापस अर्थ पर ले आता। इसीलिए आप माइकल कॉलिंस का नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो मून मिशन पर तो गए थे लेकिन वो चांद पर लैंड नहीं किए थे। लैंड करने वाले 2 ही एस्ट्रोनॉट थे, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। इस मिशन के लिए सैटर्न V5 रॉकेट का यूज किया गया, जिसमें बहुत सारा फ्यूल भरा गया। फ्यूल भरने के बाद उस रॉकेट का जो वजन था वो 3000 टन का हो गया था। अब इसी रॉकेट को इनके एयरक्राफ्ट को स्पेस में लेकर जाना था। स्पेस का उन्होंने 1.5 चक्कर भी लगाया
उसके बाद अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर उन्हें मून की तरफ जाना था। तो ये सारा काम इसी रॉकेट का था। 16 जुलाई से 19 जुलाई तक वो लोग स्पेस ट्रेवल करते रहे। लगभग 4 लाख किलोमीटर का सफर करने के बाद वो मून के ऑर्बिट में पहुंच गए। अभी यहाँ पर लूनार मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल को अलग होना था एक दूसरे से। कमांड मॉड्यूल को यहाँ नाम दिया गया कोलंबिया और लूनार मॉड्यूल को नाम दिया गया ईगल। अब ईगल को लैंड करना था मून पर। ईगल के अंदर जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स थे उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, और जो कमांड मॉड्यूल के पायलट थे उनका नाम था माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस को मून की ही ऑर्बिट में घूमते रहना था जब तक वो लोग वापस ना आए। वापस आने के बाद वो उनको अटैच करके वापस अर्थ तक लाना उनका ही काम था। ईगल कोलंबिया से अलग हो गया, उसको लैंड करना था मून पर, लेकिन लैंड होने से तकरीबन 150 या 200 मीटर पहले ही नील आर्मस्ट्रांग ने ऑटो पायलट से अपने क्राफ्ट को हटा दिया। ईगल को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया क्योंकि उन्होंने देखा जहां एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला था ऑटोमेटिकली वहां पर कुछ गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ जगह है, कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं, वहां लैंडिंग बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने हाथ में उसकी कमांड ली और मैनुअली ईगल को चलाया उसकी लैंडिंग के लिए। लेकिन इस बीच में फ्यूल इतना ज्यादा खत्म हो गया, अर्थ पर जो नासा की टीम थी उसने एक इमरजेंसी काउंटडाउन शुरू कर दिया। यानी कि उस टाइम के अंदर अगर ईगल लैंड नहीं करता मून पर तो नील आर्मस्ट्रांग को वो मिशन अबॉर्ट करना पड़ता। लेकिन थैंकफुली उस टाइम के अंदर अंदर ही उन्होंने लैंडिंग कर दी। एक तरफ ये सारा काम हो रहा था और दूसरी तरफ अर्थ पर 650 मिलियन लोग लाइव ये सारी चीजें देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग की ये वाली वीडियो सुनी, ये वाली आवाज सुनी, तब लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग खुशी के मारे जश्न मनाने लगे, लेकिन जश्न अभी अधूरा था क्योंकि मिशन अभी अधूरा ही पूरा हुआ था। अभी तक वो लोग चांद पर गए हैं, अभी उनको वापस भी आना था। ईगल के मून पर लैंड होने के 2 से 2.5 घंटे तक नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन वहीं पर रहे। उन्होंने वहां की सॉइल के सैंपल्स लिए, वहां के कुछ पत्थर्स के सैंपल लिए, करीब 23 किलो के सैंपल वहां से वो लेकर आए थे। उन्होंने कुछ डिवाइस, साइंटिफिक डिवाइसेस होती हैं एटमॉस्फेयर के लिए या दूरी को मापने के लिए, बहुत सारे डिवाइसेस एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ लेकर जाते हैं, वहां पर इंजेक्ट की। उसके बाद वहां के कुछ फोटोज लिए। फाइनली यूएसए का फ्लैग वहां पर लगाया, जो आपने हर जगह देखा होगा आज तक। ये सारी चीजें करने के बाद उनको लूनार मॉड्यूल यानी कि ईगल को वापस से लॉन्च करना था कोलंबिया तक पहुंचने तक, ताकि वो आपस में अटैच हो सकें। लेकिन जब वो वापस अपने एयरक्राफ्ट में बैठते हैं उनको पता चलता है जो उनका इंजन स्टार्टिंग स्विच है वो ही टूट गया है। स्पेस में हवा नहीं होती तो आवाज भी ट्रेवल नहीं कर सकती। उनको पता ही नहीं चला ये किस तरीके से हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी जो अर्थ पर नासा की टीम है उससे कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे इमरजेंसी हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो आपको हर वो चीज यूज करनी पड़ती है जो आपके पास में है। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए एडविन एल्ड्रिन ने कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने अपना बॉल पेन लिया और उससे कुछ जुगाड़बाजी करके अपने स्विच को ऑन कर दिया, जिससे ईगल स्टार्ट हो गया। इंजन स्टार्ट होने के बाद वो लॉन्च करते हैं और वापस से अटैच हो जाते हैं कोलंबिया के साथ में। अब तीनों एस्ट्रोनॉट वापस आते हैं अर्थ के ऑर्बिट में। अर्थ के ऑर्बिट में आने से पहले उनको अपना जो सर्विस मॉड्यूल है उससे अलग होना था, क्योंकि सर्विस मॉड्यूल अर्थ के इम्पैक्ट से, जो उसके ऑर्बिट का इम्पैक्ट होता है, उससे पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता। अब उनको अपने कमांड मॉड्यूल को उससे अलग करना था और अपने थ्रस्टर्स को चलाकर थोड़ा उससे दूर जाना था। वो अलग तो हो गए, लेकिन जब उन्होंने अपने थ्रस्टर्स यूज किए पता चला थ्रस्टर्स काम ही नहीं कर रहे हैं। अब ये कितनी खतरनाक चीज है, अगर एक भी पार्टिकल सर्विस मॉड्यूल का जो डिस्ट्रॉय होने लग रहा था उसका लग जाता इनके कमांड मॉड्यूल में, तीनों एस्ट्रोनॉट में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और तीनों एस्ट्रोनॉट सही सलामत पैसिफिक ओशन में आकर गिर गए और उनको रेस्क्यू कर लिया गया। उसके बाद इन तीनों को 2 हफ्तों तक क्वारंटीन भी किया गया, क्योंकि ये मून पर गए थे। क्या पता वहां से कुछ ऐसा वायरस आ जाता जिससे पूरी दुनिया भी खतरे में पड़ सकती थी, जैसे कि कोरोना वायरस। इन एस्ट्रोनॉट्स की चांद पर जाकर वापस आने की संभावना इतनी कम थी, आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। जो अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपनी 2 स्पीच तैयार कराई थी, जिसमें एक स्पीच में था अगर ये जिंदा वापस आ जाते हैं तो मेरी ये स्पीच होगी, लेकिन अगर ये तीनों वहां पर मर जाते हैं तो उनकी ये स्पीच होती। ये चीज किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि इतनी चीजों का होना, जो चीजें प्लान थी, प्लान से अगर हटकर चीजें हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा मरने की इनके संभावना वहां पर हो सकती थी। कुछ चीजें थी जो चलना बंद हो गई, कुछ इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए, लेकिन फिर भी थैंकफुली ये तीनों वापस एज इट इज जैसे गए थे वैसे के वैसे ही जिंदा धरती पर वापस आ गए थे। तो फाइनली जो कैनेडी ने कहा था कि इस दशक से पहले हम इंसान को चांद पर भेज देंगे, नासा ने उसको सच कर दिखाया।
और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब इस चीज में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी भी पाई जाती हैं कि ये चीज हुई नहीं थी एक्चुअल में, ये नासा ने एक स्टूडियो में ये सब चीजें बनाई थी दुनिया को दिखाने के लिए। फ्लैग जो वो हिल रहा है स्पेस में तो हवा ही नहीं होती, फिर वो क्यों हिल रहा है। आर्मस्ट्रांग ने जो फोटो लिया था उनके हाथ में तो कैमरा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे लिया, ये सारी चीजें हैं जो लोग उड़ाते हैं। अब ये मिथ है या क्या है, आप एक मोटा मोटा इसका आंसर ये है, आप इससे समझ जाएंगे। उस टाइम का सबसे बड़ा जो दुश्मन था जिसकी वजह से एक्चुअल में ये मिशन हो पाया, सोवियत यूनियन, जो उस टाइम पर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसने भी अपनी एक बुक जो प्रिंट हुई थी 1970 और 1979 के बीच में, द ग्रेट सोवियत एनसाइक्लोपीडिया, उसके 3rd चैप्टर में बताया गया है कि ये जो इंसिडेंट था, मून इंसिडेंट, ये इतिहास का तीसरा स्पेस का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। पहला तो उनका खुद का ही स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक जो उन्होंने भेजा था वो, दूसरा यूरी गगारिन जब स्पेस में गए थे, दूसरा वो, और तीसरा ये जब अमेरिका ने चांद पर इंसान को भेजा। तो अब आप ये देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ फर्जी होता, कुछ गलत होता, तो क्या सोवियत यूनियन मानता कि अमेरिका ने अपना कोई इंसान चांद पर भेज दिया है? ये उस वक्त का इतना बड़ा मिशन था, लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, उस वक्त में करीब 4 लाख लोग इसमें लगे थे मिशन में, और करीब $24 बिलियन का खर्च आया था इस मून मिशन में। तभी तो आप सोच सकते हैं, तब से लेके आज तक करीब 50 साल हो गए हैं, दूसरा कोई आदमी चांद पर आज तक गया ही नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूर है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगली वीडियो किस बारे में होनी चाहिए उसके बारे में भी बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।